गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कोशिका की संरचना। क्या पढ़ेंगे? कोशिका की संरचना, सेल स्ट्रक्चर। एक यूकेरियोटिक कोशिका के 3 भाग होते हैं। एक यूकेरियोटिक कोशिका के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, 3 पार्ट होते हैं एक यूकेरियोटिक कोशिका के। जैसे नंबर फर्स्ट है कोशिका झिल्ली। पहला क्या है? कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली। बेटा इसको क्या कहते हैं? प्लेज्मा झिल्ली भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली को प्लेज्मा झिल्ली या कोशिका कला कहा जाता है। सेकंड है बेटा केंद्रक न्यूक्लियस और थर्ड है कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म। इस प्रकार एक यूकेरियोटिक कोशिका के 3 भाग होते हैं। यदि हम एक यूकेरियोटिक कोशिका की संरचना देखेंगे, इसका फिगर देखेंगे, डायग्राम देखेंगे, तो इसका फिगर इस प्रकार से ये होता है। ये इसमें सबसे बाहर की ओर क्या है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली कोशिका का सबसे बाहरी आवरण है जो कोशिका के अंगों की बाह्य वातावरण से सुरक्षा करती है। ये कोशिका झिल्ली है। ये कोशिका झिल्ली क्या है? ये कोशिका का सबसे बाहरी आवरण है या कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो एक कोशिका की कोशिका द्रव्य को दूसरी कोशिका की कोशिका द्रव्य से पृथक रखती है। कोशिका झिल्ली के अंदर की ओर क्या भरा होता है बेटा? कोशिका द्रव्य भरा होता है। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में जो द्रव्य भरा होता है उसे हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म। उसमें कोशिका द्रव्य में क्या होते हैं? अनेक अंगक होते हैं, अनेक सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, कोशिकांग होते हैं। कौन कौन से कोशिकांग होते हैं? जैसे तारकाय होता है, गोलजीकाय होता है, चिकनी अंतः प्रद्रवी जालिका होती है बेटा, चिकनी अंतः प्रद्रवी जालिका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम होते हैं, जैसे राइबोसोम, ये राइबोसोम हैं, ये राइबोसोम किस पे चिपके हुए हैं? ये राइबोसोम अंतः प्रद्रवी जालिका पर चिपके हुए हैं, तो राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम बेटा छोटे छोटे बुलबुले के समान रचनाएं होती हैं। ठीक है, छोटी छोटी गोल संरचनाएं होती हैं, छोटी छोटी गोल संरचनाएं होती हैं जो राइबोसोम होते हैं, जिन्हें कोशिका का इंजन कहते हैं, जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। उसके बाद में बेटा खुरदरी अंतः प्रद्रवी जालिका। अब देखो, चिकनी अंतः प्रद्रवी जालिका और खुरदरी अंतः प्रद्रवी जालिका में अंतर क्या होता है कि जिस अंतः प्रद्रवी जालिका पर राइबोसोम चिपके होते हैं, क्या होते हैं? राइबोसोम चिपके हुए होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? खुरदरी अंतः प्रद्रवी जालिका कहते हैं। और जिस पर राइबोसोम चिपके हुए नहीं होते हैं, राइबोसोम जिसके ऊपर अटैच नहीं होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? चिकनी अंतः प्रद्रवी जालिका। तो ये क्या है? खुरदरी अंतः प्रद्रवी जालिका है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। उसके बाद में बेटा इसमें क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये है कोशिका के, इसको कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। यह बात हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे डिटेल से। उसके बाद में लाइसोसोम होता है। कोशिका में क्या होता है? लाइसोसोम होता है, जिसे हम कोशिका की आत्मघाती थैली, सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में कोशिका के लगभग मध्य भाग में एक गोलाकार संरचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के बाहर की ओर एक जो झिल्ली होती है, न्यूक्लियस एक दोहरी इकाई झिल्ली के द्वारा घिरा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली कहते हैं। और उस केंद्रक झिल्ली में जो केंद्रक द्रव्य भरा होता है, केंद्रक द्रव्य में केंद्रिका और गुणसूत्र आदि पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम कोशिका झिल्ली की, सेल मेम्ब्रेन की, कि बेटा कोशिका झिल्ली है, ये क्या होती है? तो कोशिका झिल्ली, इसकी परिभाषा अपन देंगे तो कोशिका झिल्ली है कि कोशिका का सबसे बाहरी आवरण, कोशिका का सबसे बाहरी आवरण जो कोशिका के आंतरिक अंगों की बाह्य वातावरण से सुरक्षा करता है, कोशिका झिल्ली कहलाती है। कोशिका झिल्ली कहलाती है। ये कोशिका झिल्ली है, ये बेटा किसकी बनी होती है? इसकी विशेषता है कि यह प्रोटीन और वसा की बनी होती है। ये बनी किसकी होती है? प्रोटीन व वसा की बनी होती है। ठीक है, प्रोटीन और फास्फोलिपिड की यह बनी होती है। बेटा यह क्या होती है? यह चयनात्मक अर्धपारगम्य होती है। चयनात्मक अर्धपारगम्य, चयनात्मक अर्धपारगम्य होती है, सेलेक्टिवली सेमी परमिएबल होती है। ठीक है, अब कोशिका झिल्ली के कार्य, कोशिका झिल्ली के क्या कार्य हैं? तो कोशिका झिल्ली के कार्य हैं कि यह कोशिका झिल्ली कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करती है। कोशिका को क्या करती है? निश्चित आकृति प्रदान करती है।
कोशिका के आंतरिक अंगों की बाह्य वातावरण से सुरक्षा करती है, कोशिका के आंतरिक अंगों की बाह्य वातावरण से सुरक्षा करती है। ये इसके बाद में इसका अगला कार्य क्या है कि यह कोशिका के लिए आवश्यक पदार्थों का आदान प्रदान करती है, आवश्यक व अनावश्यक पदार्थों का आदान प्रदान करती है। जिन पदार्थों की कोशिका को आवश्यकता होती है उन्हीं पदार्थों को यह कोशिका में प्रवेश करने देती है, उन्हीं पदार्थों को यह क्या करती है, कोशिका में प्रवेश करने देती है। अनावश्यक पदार्थों को यह कोशिका में प्रवेश नहीं करने देती है, इसलिए इसे चयनात्मक अर्धपारगम्य कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं, चयनात्मक अर्धपारगम्य कहते हैं। अब देखिए बेटा कि कोशिका झिल्ली से जो पदार्थ हैं इसके लिए आवश्यक और अनावश्यक जो भी पदार्थ हैं तो उनका आदान प्रदान विसरण और प्रासरण की क्रिया के द्वारा होता है। विसरण व प्रासरण की क्रिया के द्वारा होता है। विसरण और प्रासरण की क्रिया के द्वारा पदार्थों का आदान प्रदान होता है। अब देखिए कि विसरण क्या है। विसरण है कि पदार्थों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करना विसरण कहलाता है। विसरण है विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें पदार्थों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या होता है, गमन होता है। ठीक है। और प्रासरण अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर पदार्थों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अभिगमन प्रासरण कहलाता है। अब देखिए बेटा विसरण में क्या होता है कि जैसे CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कोशिकाओं के लिए क्या होती है, एक अनावश्यक है, एक अपशिष्ट पदार्थ होता है। ये CO2 कोशिका में कब बनती है, जब कोशिकाओं में जब ग्लूकोज का विखंडन होता है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब सेल के अंदर ग्लूकोज का विखंडन होता है तो कोशिकाओं में बेटा क्या बनती है, CO2 बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। और यह CO2 कोशिका के लिए एक अनावश्यक या एक अपशिष्ट पदार्थ है जिसका निष्कासन आवश्यक है। तो जब CO2 कोशिकाओं के अंदर बनती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कोशिका के अंदर क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, और बाह्य वातावरण में कोशिका CO2 की सांद्रता कम हो जाती है। तो CO2 की सांद्रता में अंतर के कारण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर CO2 का क्या होता है, अभिगमन होता है। तो विसरण के द्वारा कोशिका में जो CO2 बनती है वो विसरण के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। और इसी प्रकार जो ऑक्सीजन है वो बाह्य वातावरण से और कोशिका के अंदर चली जाती है, क्योंकि बाह्य वातावरण में ऑक्सीजन की अधिकता होती है, ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक होती है, तो वह कोशिका के अंदर चली जाती। इस प्रकार विसरण की क्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन का सेल और बाह्य वातावरण के बीच आदान प्रदान होता है। अभी जल क्या होता है कि जल प्रासरण की क्रिया के द्वारा कोशिका के अंदर प्रवेश करता है। कि प्रासरण वह प्रक्रिया है, प्रासरण है वो वह प्रक्रिया है जिसमें अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पदार्थों का अभिगमन होता है। पदार्थ है वो अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर गमन करते हैं, तो वो क्या है, प्रासरण है। तो प्रासरण की क्रिया के द्वारा जो जल है वो कोशिका के अंदर प्रवेश करता है और बाहर निकलता है। ठीक है। इस आधार पर जो विलयन होते हैं वो बेटा 3 प्रकार के होते हैं। प्रासरण की क्रिया में जो विलयन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो अल्प प्रासरण दाबी विलयन, एक होता है संप्रासरण दाबी विलयन। ठीक है। और तीसरा होता है अति प्रासरण दाबी विलयन। ठीक है। अब देखिए अल्प प्रासरण दाबी विलयन, मान लें कि ये कोई विलयन है, ये जल है, इसके अंदर जल है और इस जल में हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा नमक डाल दिया, थोड़ा सा नमक या शक्कर डाल दी हमने। ठीक है, शक्कर डाल दी और इसमें हम किसी सेल को छोड़ते हैं, किसी कोशिका को इसके अंदर छोड़ते हैं, तो ये क्या है कि इसमें नमक और शक्कर की सांद्रता है, लेकिन वो क्या है, ये तनु विलयन है। कैसा विलयन है, तनु है। तनु है विलयन होता है जिसमें विलय की मात्रा क्या होती है, कम होती है, तो ये तनु विलयन है। जब हम इसमें किसी कोशिका को छोड़ते हैं, मान लें कि किसी किशमिश को छोड़ते हैं, किशमिश में भी सेल है, तो उसको छोड़ते हैं, तो इसमें
किशमिश के अंदर की तुलना में, इसके अंदर की तुलना में बाह्य ये जो विलयन है, इसमें जो जल की मात्रा है वो क्या है, अधिक है। तो यहाँ पे जल है वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या हो जाएगा, इसमें इस किशमिश के अंदर प्रवेश कर जाएगा और ये किशमिश फूल जाएगी। किशमिश क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। तो ये क्या है, अल्प प्रासरण दाबी विलयन। दूसरा बेटा सम प्रासरण दाबी, कि मान लें कि शुद्ध जल में हम इसको छोड़ते हैं, ठीक है, शुद्ध जल में छोड़ते हैं, एकदम से शुद्ध जल है जिसमें नमक की मात्रा क्या है, कम है ही नहीं, बिल्कुल नमक व शक्कर की मात्रा नहीं है। तो उसमें क्या होगा कि इसमें जल का आवागमन दोनों तरफ से समान रूप से होता रहता है। और यदि अपन किसी अति प्रासरण दाबी विलयन में इसको रखते हैं, जैसे कि नमक या शक्कर की मात्रा अत्यधिक इसके अंदर होती है जल में, ठीक है, तो ये क्या हो गया, अति प्रासरण दाबी विलयन हो गया। तो इसमें जो बाह्य इस विलयन में जल की सांद्रता क्या है, अंदर की तुलना में बहुत कम है। तो यहाँ पे जो इसके अंदर का जो जल है वो क्या हो जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये किशमिश क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। तो इस प्रकार प्रासरण है वो, प्रासरण के आधार पर जो विलयन हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, अल्प प्रासरण दाबी विलयन, सम प्रासरण दाबी विलयन और अति प्रासरण दाबी विलयन। कि प्रासरण वह प्रक्रिया है जिसमें पदार्थों का अभिगमन या आवागमन है वो अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर होता है, ठीक है। तो ये होगी बेटा कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। अब देखिए कि पादप कोशिका में क्या होता है, प्लांट सेल के अंदर कोशिका झिल्ली के बाहर की ओर, कोशिका जो झिल्ली है, ये कोशिका झिल्ली है, इस कोशिका झिल्ली के बाहर की ओर क्या होता है, एक मोटी परत और पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटा, एक मोटी परत और पाई जाती है। मान लो ये कोई प्लांट सेल है और इस प्लांट सेल में, ये प्लांट सेल की सेल मेम्ब्रेन है और इस सेल मेम्ब्रेन की बाहर की ओर एक मोटी परत और पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे बेटा हम कहते हैं कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति, सेल वॉल कहते हैं। ये क्या है, सेल वॉल है, सेल वॉल, सेल वॉल, कोशिका भित्ति। और ये इसकी क्या है, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। तो इस प्रकार प्लांट सेल के अंदर जो कोशिका झिल्ली के बाहर की ओर एक मोटी परत पाई जाती है, जिससे हम क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। और ये कोशिका भित्ति बेटा किसकी बनी होती है, ये सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज क्या है, एक जटिल प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो ये कोशिका भित्ति का क्या कार्य है, कोशिका भित्ति का कार्य है, कोशिका भित्ति कोशिका को मजबूती प्रदान करती है। कोशिका भित्ति है ये पादप कोशिका को मजबूती प्रदान करती है। कोशिका भित्ति कोशिका की बाह्य वातावरण से सुरक्षा करती है, ठीक है, बाह्य वातावरण है, बाह्य आघातों से सुरक्षा करती है। विषम वातावरणीय परिस्थितियों में ये कोशिका को बचाती है। विषम वातावरणीय परिस्थिति में क्या करती है, कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है।